नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। और हम जिस चैप्टर पे हैं उसका नाम है पेरिल्स ऑफ अ पावलोवियन। आपको कुछ आइडिया है पावलाव कौन था? उसी से आया है पावलोवियन। साइंटिस्ट था। वेरी गुड। एक डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। वेरी गुड। पहले खाना देता था उसको और उस खाने के बाद घंटी बजाता था। वेरी गुड। खाने के साथ घंटी बजाता था। ये बार बार किया फिर उसके बाद सिर्फ घंटी बजाई उसने तो उसके मुंह में पानी आ गया। हाँ, पहले वो खाने से की स्मेल से उसके मुंह में पानी आता था। बाद में खाने के साथ घंटी बजाना शुरू कर दिया तो उसके मुंह में पानी आता था। और फिर खाना हटा दिया, खाली घंटी बजाते थे उसके मुंह में पानी आता था। वेरी गुड। एक तरह से कह रहे हैं रिफ्लेक्स, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स। लेकिन यहाँ पर बहुत अलग तरीके से यूज़ किया गया है इस चीज़ को। कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है, मतलब उसका स्टॉक बढ़ता है रेट, या उसका स्टॉक का रेट गिरता है, तो उसके पीछे दो वजह होते हैं, दो टाइप की वजह होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। प्रॉक्सिमेट कॉज और अल्टीमेट कॉज। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो अल्टीमेटली बढ़ेगी ही, उसका रेट बढ़ेगा ही। लेकिन हम लोग पावलोवियन की तरह सोचते हैं। पावलोवियन मतलब घंटी बजी मतलब खाना होगा, कहीं ज़ोर से ठां करके आवाज़ आई मतलब भागो भैया जान जाएगी। हम लोग हमेशा सोचते हैं तुरंत वाला कॉज। तो क्या बोलते हैं? नहीं, जो तुरंत का कॉज होता है, प्रॉक्सिमेट कॉज। भाई कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका कुछ कॉज है, तो उसको आप अच्छी कंपनी के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत बड़ा है। 4 कैटेगरी हैं प्रॉक्सिमेट कॉज के 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें से सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक कॉज। मतलब पूरे देश में बड़ी बड़ी, इंडिया ने जीएसटी निकाला या कोई और बड़ी चीज़ की, उसकी वजह से स्टॉक्स के रेट गिर सकते हैं। उसी को आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल प्रॉक्सिमेट मार्केट रिलेटेड कॉज, कि मार्केट में कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से रेट बढ़ जाए या घट जाए। फिर पढ़ेंगे प्रॉक्सिमेट थीमेटिक कॉज, और फिर इसके बाद लास्ट टाइप का होगा प्रॉक्सिमेट कंपनी स्पेसिफिक कॉज। और इन सबको इसलिए समझना होगा क्योंकि हमें अच्छी कंपनीज़ के समय इसको अवॉइड करना होगा। और अगर नहीं हो, आप इसको समझते हैं तो आप अच्छी कंपनी ले लेंगे, और जैसे ही कोई प्रॉक्सिमेट कॉज दिखाई दिया, ख़राब कॉज, तो आप उसको बेच देंगे। और फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप कहेंगे अरे यार मैंने इसको लिया था, काश रखे रहता, बेचता नहीं। तो ये लंबा चैप्टर है। होपफुली अगर आज पूरा नहीं कर पाते हैं तो कल कर पाएंगे, अगर आज कर लेते हैं तो अच्छी बात है। प्रॉक्सिमेट मैक्रो इकोनॉमिक कॉजेज़। वी लिव इन एन अनसर्टन वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कुछ सर्टन नहीं है, चीज़ें अनसर्टन है, बट इट्स एक्चुअली वर्स दैन दैट। लेकिन जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। वी लिव इन अनसर्टन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। ये जो ख़राब चीज़ है वो क्या है? एक तो अनसर्टन है, लेकिन हाइपर कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है दूसरे से। ऑन बैलेंस हाइपर कनेक्टेडनेस हैज़ बेनिफिटेड ह्यूमैनिटी। अगर देखा जाए मोटे मोटे में, आज हम हाइपर कनेक्टेड हैं तो मैं अपनी माँ से आज बात कर सकता हूँ जबकि वो यहाँ है नहीं। चिट्ठी लिखता तो महीने भर बाद चिट्ठी पहुँचती शायद। तो मोटे मोटे में तो सबको हाइपर कनेक्टेडनेस की वजह से फ़ायदा हुआ है। आई गेट टू ईट नॉर्वेजियन सैल्मन इन सिंगापुर। भाई एक द्वीप का खाना दूसरे द्वीप में आप खाना खा रहे हैं। माई यूज़ ऑफ एडजेक्टिव वर्स हियर इज़ लिमिटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ हाइपर कनेक्टेडनेस ऑन माई कम्युनिटी, दैट इज़ फंड मैनेजर्स। बोलते हैं मैं हाइपर कनेक्टेडनेस ख़राब क्यों है, ख़ास तौर से फंड मैनेजर्स के लिए। Before I became an investor in 1998, if someone had told me that inflation or US employment data would affect the stock price of a paint company in India, I would have concluded that the person had no idea what they were talking about. But this is precisely what happens. कह रहे हैं इससे पहले जब मैं इन्वेस्टर नहीं था 1998 में, और किसी ने मुझसे कहा होता कि यूएस में ना इन्फ्लेशन की वजह से, जब महंगाई जब आएगी तो उसकी वजह से यूएस में एम्प्लॉयमेंट का डाटा
को अफेक्ट पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, स्टॉक प्राइस, और उसकी वजह से इंडिया का स्टॉक प्राइस घट जाएगा। आई वुड हैव कंक्लूडेड दैट द पर्सन हैड नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। मैं उसको बोलता यार ये क्या बकवास कर रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन की वजह से जो नौकरियां जा रही हैं उसकी वजह से इंडिया में कोई पेंट की कंपनी है उसका स्टॉक क्यों गिरेगा। मैं बोलता है आदमी पागल है, इसको कुछ पता होता नहीं है। लेकिन यही चीज़ होती है दुनिया में। दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट हैपन्स। ऑन अक्टूबर 27, 1997, आप दोनों पैदा नहीं हुए थे और मैं MBBS में ज्वाइन कर चुका था अक्टूबर 27 में। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सफर्ड वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट सिंगल डे ड्रॉप इन हिस्ट्री। और US का जो स्टॉक मार्केट है डो जोन्स, वो बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ सिंगल डे में, मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ। इट फेल 554 पॉइंट्स और 7.2%। जो आपको पूरे साल में एक बैंक देता है उतना एक दिन में गिर गया, 554 पॉइंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हॉल्टेड ट्रेडिंग। इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि पहली बार इतिहास में उन्होंने रोक दिया, ट्रेडिंग बंद कर दिया। ऑल द मेजर वर्ल्ड मार्केट्स वर अफेक्टेड। और इसके साथ साथ दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट थे उन सबको फ़र्क पड़ा। हांगकांग हैंग शेंग सेल 6%, फेल 6%। हांगकांग का स्टॉक मार्केट 6% गिरा। यूनाइटेड किंगडम FTSE फेल 6%। UK का, इंग्लैंड का 6% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट 7% गिरा। जर्मनी का डैक्स 6% गिरा। इन शॉर्ट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पैनिक यू सर्च एंड वुड हैव एंडेड हियर। मोटे मोटे में अगर पूछा जाए, समझा जाए तो ये है कि फाइनेंशियल पैनिक जिसको बोलते हैं, कहा जाता है ना पैनिक मत हो। कोई आदमी को एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो डॉक्टर्स बोलते हैं पैनिक क्यों हो रहे हो, सोचो और जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि पैनिक करेंगे तो क्या होगा, गलतियां करेंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल पैनिक का एग्जाम्पल चाहें तो यही है। प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ दिस मेहम, द स्प्रेडिंग ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, it had all started on July 2, 1997 when the Thai government floated baht since it did not have foreign currency to support the baht's peg to the US dollar। और ये सब चीज़ स्टार्ट क्यों हुई? जुलाई 2 को 1997 में, जब थाई गवर्नमेंट ने अपने भात को फ्लोट करना शुरू किया, मार्केट में डालना शुरू किया, जबकि उनके पास फॉरेन करेंसी थी नहीं। हर देश के पास, एक इंडिया और US के बीच में एक फॉरेन करेंसी का रिलेशनशिप होता है। हमारे पास उनका जितना पैसा है उसी से हमारे इसकी वैल्यू बढ़ती है। एक पहले गोल्ड से होता था, लेकिन फॉरेन करेंसी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो थाई के पास वो था नहीं, फिर भी उन्होंने मार्केट में डालना शुरू कर दिया। द करेंसीज ऑफ इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया एंड फिलीपींस ऑल्सो सफर्ड प्रेसिपिटस डिक्लाइन। तो इसकी वजह से इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया और फिलीपींस के जो करेंसीज थी उनका भी रेट गिर गया था, काफ़ी गिर गया था। मैनी कंपनीज इन दीज कंट्रीज हैड बोरोड इन डॉलर्स एंड दीज फर्म्स स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन देयर पेमेंट्स। बहुत सी कंपनीज इन कंट्रीज़ में डॉलर्स में उधार लिया था और फिर चूँकि इनका रेट गिर गया तो ये डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया, मतलब उधार वापस करने से मना करना शुरू कर दिया। टेबल 4.1 ट्रैक्स द US एंड UK मार्केट इंडाइसेस एट द टाइम। ये दो टेबल हैं जिसमें कि डाउ जोन्स के और UK के कुछ शेयर्स का रेट बताया गया है, कितना गिरा US और UK के। जैसे वॉलमार्ट का रेट, डाउ जोन्स गिर गया था 7%, वॉलमार्ट गिरा 6%, सिटी ग्रुप गिरा 11%, बोइंग 11%, माइक्रोसॉफ्ट बेचारा 5%, एक्सॉन 7%। ये 1997 में। और उसी के 6 महीने बाद वापस डाउ जोन्स 25% आ गया, वॉलमार्ट 57% आ गया, सिटी ग्रुप 7% गिरा रहा, बोइंग 16% बढ़ गया, माइक्रोसॉफ्ट बेचारा 35% गिर गया और एक्सॉन 26% बढ़ गया। इसी तरह से जो 1997 में गिरे हुए थे UK के कंपनीज़, BP, रोल्स रॉयस, डाइगो, यूनिलीवर, HSBC, ये सब उसी 5 से 6-7% में गिरे थे, लेकिन ये सारे के सारे बढ़ गए थे 6 महीने बाद। द US मार्केट डिक्लाइन इज़ फॉर अक्टूबर 27 रिलेटिव टू 24 फ्राइडे। कह रहे हैं जो US का मार्केट गिरा था वो 27 को, मंडे को
फ्राइडे से कंपैरिजन में काफ़ी गिरा था। यूके मार्केट रिएक्ट्स टू यूएस मार्केट मूवमेंट विथ अ डेज डिले ओइंग टू टाइम डिफरेंस। और यूके का मार्केट गिरा, लेकिन एक दिन बाद, क्योंकि जब उनको खबर पहुंची एक दिन बाद, उसके बाद वो गिरा 28 और 24 इस फ्राइडे को, अक्टूबर में। एवरी नंबर in the first column is negative. Why? Why did Walmart, a local US business, and Boeing, a global enterprise, fall on 27th October? आखिर ये सब गिरा क्यों? क्यों वॉलमार्ट जो एक यूएस की लोकल कंपनी है, बोइंग जो एक ग्लोबल कंपनी है, वो 27 तारीख को क्यों गिरी? एंड वाई डिड थाई बॉन्ड डिफॉल्ट इम्पैक्ट यूनिलीवर which earned about 70% of its revenue and profit from developed world in 1997? और आखिर क्यों एक थाई के कंपनी बॉन्ड डिफ़ॉल्ट की वजह से यूनिलीवर जो कि 70% अपनी कमाई करती है, प्रॉफिट करती है डेवलप्ड देशों से 1997 में, वो क्यों गिरा? BP, अ ग्लोबल ऑयल कंपनी, प्रॉक्सिमेट पैरानोइया कन्फ्यूज्ड विथ अल्टीमेट रियलिटी। तो क्यों गिरा? ये गिरा प्रॉक्सिमेट पैरानोइया से। पैरानोइया क्या होता है? पैरानोइया पागलपन। पैरानोइया मेडिकल टर्म है। जैसे कोई आदमी, दरवाज़ा बंद हो गया, अरे ज़रूर कोई ना कोई भूत प्रेत होगा, उसने बंद किया। पैरानोइया मतलब एक तरह का सनक, बुढ़ापे में हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे में तो कॉमनली सबको होता है, लेकिन जब एक तरह का पागलपन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं एक देश में उन्होंने अपना पैसा डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब जो दूसरे देश से उधार लिया था उसको वापस नहीं कर पाया, तो पूरी की पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट डमाडोल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। अब एक कंपनी है वॉलमार्ट, इतनी अच्छी कंपनी है कि अगर कोई देश में करेंसी गिरती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ा। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमेट कॉज। द एविडेंस इज़ द सेकेंड कॉलम। कह रहे हैं इस चीज़ का सबूत है अगला वाला कॉलम। जो वॉलमार्ट 27 अक्टूबर 1997 में गिरा 6%, वही वॉलमार्ट 6 महीने बाद बढ़ गया 57%, 57% बढ़ गया। अगर वो ख़राब कंपनी होती और उस दिन स्टॉक मार्केट में किसी न्यूज़ की वजह से गिरी और ख़राब होती तो इतना बढ़ नहीं पाती। और उस दिन अगर आपने बेच दिया होता तो उसका प्रॉफिट नहीं मिलता आपको। द डाउ एज वेल एज FTSE वर अप 25% एंड द ड्रामेटिक अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, डाइगो एंड यूनिलीवर मे हैव लेड टू द फायरिंग ऑफ सम फंड मैनेजर्स हु प्रेस्ड द पैनिक बटन ऑन 27। कह रहे हैं अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी के, जो कि ढेर सारे लोगों का फंड मैनेज करती है, स्टॉक मार्केट में लगाती है, और वो देखती है अरे बाप रे बाप, वॉलमार्ट का शेयर तो गिर रहा है, सिटी ग्रुप गिर रहा है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं, और आपने एग्जिट बटन दबा दिया होता है। एग्जिट माने निकलना है, बेचो फटाफट, तो फिर आपकी नौकरी चली जाती, क्योंकि 6 महीने बाद ये सारी कंपनीज का रेट बढ़ गया था। तो एक फंड मैनेजर को पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो ये वाला, जैसे कहीं भूकंप आया, कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो उस भूकंप का बहुत दूर पर असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि आप अपना घर बार छोड़ करके भाग जाए। यही बहुत से फंड मैनेजर करते हैं, और बहुत से नौसिखिए को नहीं पता होता, और वो लोग बेचारे यही गलती करते हैं। If you want to lash out the fund manager community for being impulsive and trigger happy, go ahead, but please don't blame us for being inconsistent. Whenever the market gets excited about macroeconomic event, the fund managers behave predictably by riding the proximate bandwagon of stock prices and then they repent at leisure. कहते हैं 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप मार्केट में कहीं पर कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई देश में कोई वॉर हुआ, उसकी वजह से आपके दूसरे देश का स्टॉक मार्केट गिर रहा है और आप उसमें से अपना पैसा निकाल रहे हैं, आपका फंड मैनेजर निकाल रहा है, तो उसको डांट लीजिए, कोई बात नहीं, डांट लीजिए, ब्लेम कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो सारे के सारे कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब करते रहते हैं वो ट्रेड। ये सब, अगर एक डरता है तो सब डरते हैं, ये है कंसिस्टेंट। डरना नहीं चाहिए। जैसे एक मरीज़ जब बीमार आता है डॉक्टर के पास, बहुत सीरियस मरीज़ होता है, जैसे मैंने अभी देखा इस बच्ची को, इसका रॉड गया है, नीचे से रॉड गया ऊपर तक, और उसके पेरेंट डर गए थे, सब डर गए थे। मैंने भी जब देखा तो मैं डर गया। तो फिर मैंने उसका लिवर देखा, किडनी देखा, इंटेस्टाइन देखा,
ब्लैडर देखा जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, वो सब सेफ है। तो मैंने उसको क्या बोला, चिंता की बात नहीं है। लेकिन मान लो मैं नौसिखिया आदमी हूँ और मैं इतना बड़ा घाव देख लूँ और उस पर लिख दूँ इसको मैंने देख लिया है, ऑर्गन्स तो नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से अब ये नॉर्मल है नहीं, इसका सीटी स्कैन कराओ या MRI कराओ। तब वो बेचारी बच्ची भी डरती, उसके घर वाले भी डरते। उस रिपोर्ट को लेकर के अभी ये लोग शायद हॉस्पिटल वाले लखनऊ भेज देते, और लखनऊ में हो सकता है इसके साथ और भी खर्चा होता और भी बीमारी बढ़ती, पता नहीं क्या क्या हो सकता था। हो सकता तो लोग ऑपरेट कर देते इसी भरोसे जहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फंड मैनेजर जैसे ही स्टॉक मार्केट में रेट गिरता है चाहे किसी भी वजह से, वो सब पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ है। ऐसे ही मान लो कहीं पर कोई बड़ी चीज़ हुई, बीजेपी जीत गई या कोई बड़ी चीज़ कहीं पर पॉजिटिव हुई, सब खुश भी हो जाते हैं, खरीदो ये कंपनी तो खरीदो ज़रूर बढ़ेगी। उसका भी नुकसान होता है। प्रॉक्सिमेट कॉज से आपको कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई न्यूज़ मिली आपको कि यहाँ पर हाईवे बनने वाला है, ले लो ज़मीन, नहीं लीजिए। जैसे आजकल मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं ज़मीन दिखाने के लिए, सब बोल रहे हैं नहर वाली रोड पट जाएगी। 2 रोड है नहर की, बोल रहे हैं बीच में नहर है, वो पूरा पट जाएगा और ये बहुत खूबसूरत 60 फीट की रोड हो जाएगी, और इस पर जो ज़मीन ले लेगा वो लखपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा ज़मीन। तो ये फ्यूचर की घटना है और मैं फंस जाता अगर मैं इसको प्रॉक्सिमेट कॉज के भरोसे कोई ज़मीन ले लेता। तो कह रहे हैं ऐसे ही लोग प्रॉक्सिमेट वैगन में स्टॉक प्राइसेस को देखकर खरीद लेते हैं, एंड दे रिपेंट एट लीजर, और बाद में रिपेंट करते हैं। रिपेंट माने पछताते हैं बेचारे। फंड मैनेजर्स हैव अ पावलोवियन रिएक्शन टू मैक्रो एंड मार्केट डाटा। बेचारे जो फंड मैनेजर हैं वो पावलाव के कुत्ते की तरह बिहेव करते हैं। पावलाव का कुत्ता क्या करता था पता है? पावलाव एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो दिखाना चाहते थे कि इंसान जानवर की तरह, और जानवर भी जानवर की तरह बिहेव करता है। जैसे हम लोग कोई अच्छी खाने की खुशबू अगर हम लोगों के नाक में आए तो हमारे मुंह में पानी आएगा, ऐसे कुत्ते के साथ भी होता है। उसको कहीं खुशबू आती है तो बेचारे मुँह से पानी आता है। तो उसने क्या किया, पावलाव ने जितनी बार भी घर में कोई अच्छा खाना बनता था तो उसके साथ घंटी बजाता था, तो उसकी खुशबू कुत्ते के नाक में गई, पानी आया, लेकिन साथ ही साथ उसकी आवाज़ कुत्ते के कान में गई, तो कुत्ते के कान में घंटी बजी और उसके मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन धीमे धीमे खाना नहीं आ रहा है, खाना नहीं पक रहा है, कोई खुशबू नहीं आ रही है, खाली घंटी बजी और कुत्ते के मुंह से पानी आ रहा है। एक तरह से गलत चीज़ उससे करवा दिया। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। तो ऐसे ही कह रहे हैं सारे के सारे फंड मैनेजर पावलोवियन रिएक्शन देते हैं मैक्रो और मार्केट डाटा को। कहीं पर कोई न्यूज़, अरे भाई साहब बीजेपी जीत गई, मार्केट उठेगा, लगा दो 5 लाख रुपए, बहुत महंगी शेयर खरीद दो, बढ़ेगा, और है ही नहीं, बेचारा खाना बना ही नहीं है, खाली घंटी बजी है बस। विल इंटरेस्ट रेट्स बी हायर, सेल। अगर ये सुनने में आ रहा है इंटरेस्ट रेट भैया बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, मतलब जो गवर्नमेंट आज 7% ब्याज देती है वो बढ़ा देगी, या जो उधारी पर 11% ब्याज लेती है वो बढ़ा देगी, ऐसा कोई न्यूज़ आया आप बेच दें। और इज़ इट अ बाय? मोस्ट बिजनेसेस शुड बी एंड आर रिलेटिवली इम्यून टू शॉर्ट टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर बिजनेसेस होते हैं और होने चाहिए शॉर्ट टर्म मैक्रो मूवमेंट से फ्री। मतलब जैसे हमारा काम है, बैंक में इंटरेस्ट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इससे हमारे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। वो ऐसा सच में होता भी है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है यहाँ पर। सम आर्ग्यू दैट फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेसेस, से बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज दैट लाई ऑन लेंडिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग, इंटरेस्ट रेट्स शुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ऑथर कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, बैंक में गवर्नमेंट ने कहा कि इसका इंटरेस्ट बढ़ा दो, मतलब बैंक में जो पैसा रखा है आप जाएंगे उससे उधार लेने के लिए, मान लीजिए आप कहेंगे मुझे 1 करोड़ रुपये उधार चाहिए, तो बैंक कहेगा ठीक है 10% इंटरेस्ट लगेगा सालाना, तो 1 करोड़ पे आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा ब्याज, और अगर 10 साल में आप पूरा करेंगे तो 1 लाख गुणे 10 लाख रुपए आपका ब्याज होगा। 1 करोड़ तो वापस करेंगे, उसके साथ साथ आपको 10 लाख ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है ना 10% ब्याज नहीं आप लेंगे,
आप लेंगे 12% ब्याज, 2% ज़्यादा लेंगे, ये नया नियम आया है। तो आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा कि नुकसान? लोग आपसे ज़्यादा ब्याज लेंगे कि कम, मतलब उधार ज़्यादा लेंगे कि कम? ब्याज बढ़ गया, उधार हो जाएगा। उधार कम होगा, इसका मतलब बैंक के पास कमाई कम होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करती है तो एक कंपनी की कमाई पर फ़र्क पड़ना चाहिए। हेंस इंटरेस्ट रेट्स मूवमेंट शुड बी प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। तो अगर आप बैंक के शेयर के बारे में पूछ रहे हो तो इंटरेस्ट रेट तो कम से कम प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए और अल्टीमेट कॉज होना चाहिए। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इसका मतलब हमारा स्टॉक गिरना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा तो अगले 10 साल 20 साल तक में हमारे बिजनेस को घाटा होना चाहिए। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग डाटा ऑफ स्टॉक प्राइसेस चेंजेस फॉर 3 लार्ज इंडियन बैंक्स ओवर 25 ईयर्स इन फ्रॉम December 31, 1999 टू December 31, 2019। तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट बढ़ाती है और सभी बैंकों के ऊपर उसका असर पड़ता है। 31 दिसंबर 1999 से लेकर के 31 दिसंबर 2019, मतलब 20 साल में HDFC बैंक का स्टॉक बढ़ा है 81 गुना। अगर आपने एक शेयर लिया होता 1000 रुपये का, बस एक शेयर, और आपने 20 साल तक उसको रखा होता 1000 रुपये का एक शेयर, तो आपके पास कितना पैसा होता? 81,000। अगर आपने किसी तरह से ज़मीन जायदाद बेच करके 1 लाख रुपए का शेयर ले लिया होता तो 20 साल में आपके पास कितना पैसा होता? 81 लाख रुपए होते। अगर 10 लाख रुपए का कोई शेयर ले लेता HDFC बैंक का तो कितना होता उसके पास? 8 करोड़ 10 लाख रुपए होता, वो करोड़पति हो जाता। 10 लाख रुपए 8 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाते। ये तो होता HDFC बैंक से। लेकिन मान लीजिए उसको लगता नहीं यार मेरा बैंक ज़्यादा अच्छा है, ICICI बैंक, उसका लिया होता तो उसका पैसा बढ़ा 33 गुना, 1 लाख का 33 लाख। मान लीजिए आप बोलते नहीं यार ये दोनों प्राइवेट बैंक हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं मुझे, मैं SBI में लगाऊंगा, SBI गवर्नमेंट का है ना, तो आपका पैसा बढ़ता है 16 गुना, 1 लाख का 16 लाख। कहाँ पर 1 लाख का 81 लाख, 1 लाख का 33 लाख, 1 लाख का 16 लाख। अच्छा ये बताइए पिछले 20 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी इंटरेस्ट बढ़ाया है, जो घटाया है, वो 5 बार घटाया है। इंडिया हैड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट मोर देन 5 टाइम्स। क्योंकि मुझे भी लगता था पहले कि इंटरेस्ट तो जैसे आप FD में पैसा डालते हो तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट RBI डिसाइड करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टोटल 5 बार किया। रेट्स वेरीड 5% एंड 12% विथ वाइल्ड गाइडेशन इन बिटवीन। और ये जो रेट था कभी 5%, कभी 12%, 5 से 12 के बीच में ऊपर नीचे हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल दीज बैंक्स वर सब्जेक्ट टू द सेम रेजीम ऑफ इंटरेस्ट्स एंड अदर मैक्रो फैक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का बढ़ा है RBI का, वो तो सबके लिए बढ़ा था ना। HDFC के लिए बढ़ा था, ICICI के लिए बढ़ा था, और SBI के लिए बढ़ा था, सबके लिए बढ़ा था। If you are HDFC bank shareholder, did it matter what the interest rates was or at what price the RBI of India changed it? अब मान लीजिए आपने HDFC का स्टॉक खरीद रखा था, तो क्या आपको फ़र्क पड़ता है? अगर रेट कम या ज़्यादा हुआ तो इन तीनों के ऊपर फ़र्क पड़ना चाहिए ना। ऐसा क्यों है कि एक कंपनी का तो ग्रोथ हो गया 81%, 81 गुना, परसेंट में 81 गुना, और एक का हुआ खाली 16 गुना, जबकि SBI के पास ज़्यादा कस्टमर हैं, SBI के पास ज़्यादा नंबर ऑफ बैंक हैं, लेकिन उसका शेयर उतना नहीं बढ़ा। HDFC बैंक्स बिजनेस and therefore its stock price did spectacularly well because of its CEO Aditya Puri, one of the most outstanding leaders in Indian corporate history। अगर सच पूछिए तो HDFC बैंक का जो इतना बड़ा तेज़ ग्रोथ हुई है वो उसकी CEO की वजह से हुई है। उसका नाम है आदित्य पुरी। वो बहुत समझदार लीडर था। इंटरेस्ट रेट्स, करंट अकाउंट डिफिसिट्स, exchange rates and other esoteric measures did not get in the way of Puri achieving excellence। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा, गवर्नमेंट के और भी नियम कानून आए, पता नहीं क्या क्या हुआ, उससे आदित्य पुरी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपनी कंपनी को बहुत समझदारी से 20 साल तक चलाया। आई एम नॉट चेरी पिकिंग हेयर। ओवर द लॉन्ग रन वेल रन बिजनेसेस क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑथर कह रहे हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आदमी समझदार है, ये कंपनी अच्छी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लंबे समय में 20 साल में 30 साल में अगर कोई संस्था को अच्छे से चलाया जाए तो उसकी बढ़त होती है। उसका अगर आपने स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कर रखी है और आपकी संस्था 20 साल में अच्छे से चलाई जा रही है तो उसकी ग्रोथ होगी, उसके रिटर्न मिलेंगे। डू वी सीरियसली थिंक Amazon, JP Morgan, Michelin, Nestle, Siemens, Tesco, Walmart, Zara and other excellent businesses are held hostage to inflation and fiscal deficit? क्या आपको सही में लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, अमेज़ॉन है, JP Morgan है, नेस्ले है, सीमेंस है, इन सब को बहुत फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट के महंगाई की वजह से? गवर्नमेंट उनको पैसा कितना गवर्नमेंट पैसा छाप रहा है या गवर्नमेंट कितना कंट्रोल कर रहा है, इसको बोलते हैं हेल्ड हॉस्टेज। हेल्ड हॉस्टेज मतलब इसने फंसा के रखा, मतलब किडनैप करके रखा हुआ है क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने उनकी नाक में नकेल लगा रखी है और बोल रखा है नहीं तुम नहीं बढ़ सकते, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंटरेस्ट बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, अगर समझदार अच्छी कंपनी होगी तो ग्रो करेगी। एक चीज, हम्म, ये हम इंसान ही हैं जो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बेच देते हैं, और फिर बाद में हम इंसान ही हैं बाद में खरीद लेते हैं क्योंकि देख रहे हैं कंपनी बढ़ रही है। तो इसलिए ये जो है, ये जो वॉलेटिलिटी बता रहा है ये बता रहे हैं कि एक वॉलेटिलिटी तो बता रहे हैं कि हाँ कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि क्यों होता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और खूब ज़ोर से शोर मचा, जैसे कल नहीं परसों ही तो हुआ था, भैया हमारे पास ये आए और हमको बताया चलिए जरा वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है, एक मरीज़ चिल्ला रहा है, उसका पैसा खो गया है, दूसरे मरीज़ ने उसका पैसा ले लिया है। तो मैं उस चीज़ को लेकर एकदम परेशान हो जाऊँ और इतना परेशान हो जाऊँ कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए या ज़ोर से भागूँ मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाए। तो क्या उस घटना ने मेरे पैर फ्रैक्चर किए कि हार्ट अटैक हुआ? नहीं, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कृष्ण तो यही अर्जुन को बोलते हैं ना। हमारे हमारे कहने का मतलब सर ये था, वहाँ पे जैसे हम लोग खड़े थे, हम ये कह रहे थे कि दोनों को अलग अलग चैम्बर में बुला लो, तो कैमरा देखा ताकि बाकी लोग ना बढ़ते, सही बात है। क्योंकि जब वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था तो हम आपके पास आए। ठीक बात है। उसके बाद यही किया उसने, वहाँ पर उसको मालूम कर दिया। इसको आदित्यपुरी को HDFC के CEO को 2020 में बोला गया था बेस्ट बैंकर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बैंकर। आई एम नॉट चेरी पिकिंग हियर। अच्छा ये तो हो गया। If the business and stock prices performance of exceptional companies is immune to macroeconomic perturbations, aren't we as investors in those companies better off ignoring the economy? कह रहे हैं अगर मान लो अब हमको समझ में आ गया कि कोई भी कंपनी अच्छी चलने वाली कंपनी, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट में क्या चीज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इन्वेस्टर्स को भी इग्नोर कर देना चाहिए ऐसी न्यूज़। थोड़ा रेट गिरा तो बोलो ठीक है गिरा, बढ़ा तो बोलो ठीक है बढ़ा, चिंता नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम विथ कंसिडरिंग मैक्रो इकोनॉमिक डाटा वाइल एनालाइजिंग इंडिविजुअल बिजनेसेस। तो ये बात तो समझ में आ गई। एक और बड़ी प्रॉब्लम है जब आप मैक्रो इकोनॉमिक डाटा को देखते हो किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा मतलब गवर्नमेंट के बड़े बड़े नियम, और ऐसा होता ही है। उसी दिन जिस दिन देवांश थे बता रहे थे कि बीजेपी हो सकता है जीत जाए इलेक्शन के दिन और बहुत तेज़ी से मार्केट उठेगा, उस शोर से मार्केट खूब ज़ोर से उठा, बाद में गिरा। दिक्कत क्या होती है? लेट्स कन्फ्रंट दिस हेडेक थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ टायर्स। आइए हम आपको एक टायर की एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये एक हेडेक है, ये सर दर्द है, इसको समझने की कोशिश करिए। देयर आर मेनी लिस्टेड टायर बिजनेसेस इन इंडिया। इंडिया में बहुत से टायर बिजनेस हैं, बहुत सी कंपनी है जो टायर बनाती हैं। सो इट शुड बी अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर अस। देयर आर मेनी लिस्टेड टायर बिजनेस। तो कह रहे हैं हम भी बहुत सी टायर की कंपनी खरीदते हैं, हम लोग जाकर अच्छी अच्छी कंपनी को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से द वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस दैट इंडिया विल ग्रो इट्स GDP बाय 8% नेक्स्ट ईयर। अब मान लीजिए एक बड़ी न्यूज़ आई है, वर्ल्ड बैंक कहती है इंडिया की GDP मतलब इंडिया के जो पैसे की ताकत है बढ़ जाएगी, 8% बढ़ जाएगी अगले साल। दिस सीम्स लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर द कंट्री। भाई देश के पास पैसा आएगा, ये तो गुड न्यूज़ है ना, बढ़त होगी तो। व्हाट अबाउट टायर्स? तो टायर्स का क्या होगा?
Someone could argue that GDP will lead to an increased personal wealth, which would lead to consumers buying more cars and hence more tires. तो लोग कहेंगे यार जीडीपी बढ़ेगी मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे मतलब टायर बिकेगा, इसका मतलब टायर की कंपनी फ़ायदा करेगी. शुड वी बाई अ टायर बिजनेस देन? बट वेट, तो क्या हमको टायर का बिजनेस स्टॉक खरीदना चाहिए? आपको लगेगा हाँ, लेकिन रुकिए, ठहर जाइए. अ सेल्स इंक्रीज इज़ नॉट सेम एज प्रॉफिट इंक्रीज. अगर कोई चीज़ का सेल बढ़ रहा है, कोई सामान बिक रहा है ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है. द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर टायर कंपनीज इज़ रबर, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ रेवेन्यू. जो मेन सामान बनता है, जिससे टायर बनता है, वो किससे बनता है? रबर से, जो 60% रेवेन्यू लेकर आता है. वॉट इफ द रबर प्राइसेस शूट अप इन एंटिसिपेशन दैट इंडियन टायर बिजनेसेस विल नीड टू बाय मोर रबर नेक्स्ट ईयर? अब मान लीजिए लोग कहेंगे यार जीडीपी बढ़ रहा है, रबड़ का रेट बढ़ गया, अब बेचारा टायर कंपनी कहाँ से पैसा कमाएगा? अभी तो सस्ता रबड़ मिल रहा था, लगा दिया, लेकिन न्यूज़ आई रबड़ या जीडीपी की न्यूज़ आई, रबड़ का रेट बढ़ गया, तब क्या करेंगे आप? दिस इज़ गेटिंग वे टू कॉम्प्लिकेटेड. यू नीड नंबर क्रंचिंग एनालिस्ट विथ अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एट देयर डिस्पोजल. तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही है दिमाग लगाने के लिए कि एक तरफ रबड़ का रेट देखें कि टायर कंपनी को ख़रीदें, बढ़ेगा रेट कि घटेगा रेट. क्योंकि ठीक है, मान लीजिए रबड़ का रेट बढ़ गया और हमने रबड़ ले लिया, हमने बनाया ढेर सारा टायर, बेचा, लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ हमको तो, और जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या उसका शेयर मार्केट में रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. योर सुपर स्मार्ट एनालिस्ट बिल्ड्स these 100 gigabyte Excel models after burning the midnight oil for couple of weeks and predicts that rubber prices will be benign. तो आपके जो कंपनी में स्मार्ट लोग, हिसाब किताब लगाने वाले लोग बैठते हैं और खूब 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 दिमाग लगाते हैं और बताते हैं नहीं बढ़ेगा, टायर का रेट नहीं बढ़ेगा, चाहे जीडीपी बढ़ रही तब भी नहीं बढ़ेगा. चलो भैया नहीं बढ़ेगा. शुड वी बाई अ टायर बिजनेस नाउ? होल्ड ऑन. तो आप कहेंगे अच्छा नहीं बढ़ेगा तो टायर की कंपनी खरीदें कि ना खरीदें? रुकिए. हाउ डू वी नो दैट स्ट्रैटेजी और टैक्टिक द डजन्स और द सो टायर कंपनीज विल एम्प्लॉय इन अ फेवरेबल एनवायरनमेंट? अच्छा जीडीपी बढ़ी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अलग अलग कंपनी इतनी समझदार हैं कि जीडीपी बढ़ने से जो उनको फ़ायदा हो सकता है वो सब करेंगे? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए, देश का क्या पता नहीं हो, मान लीजिए बढ़ गई, पैसा कोई नया हॉस्पिटल आया, एकदम गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आ गया, खूब खूब अल्ट्रासाउंड आ रहे हैं, और एक हमारे जैसा आदमी है, बोलेगा यार हम हस्बैंड वाइफ हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, बात खत्म, मरीज़ आएगा हम करेंगे. न्यूज़ आती नहीं बहुत मरीज़ आने वाले हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल खुलने वाला है, खूब मरीज़ आने वाले हैं. एक समझदार कंपनी क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है 10 कलेक्शन के बच्चे और बिठा लो जो दौड़ा भागी करके ले आए मरीज़ को. हम लोग नहीं करते. तो न्यूज़ आने के बाद में ऐसे लोग भी, समझदार कंपनी भी होनी चाहिए जो स्ट्रेटजी लगाए, जो रणनीति बनाए उस कस्टमर को लाने के लिए. तो क्या वो सब कंपनी करेंगी? वॉट इफ वन स्मॉलर कंपनीज डिसाइड्स टू वेज अ प्राइस वॉर टू शोर अप द मार्केट शेयर? और मान लीजिए इन सब में कोई कंपनी आगे बढ़ रही है, कोई बहुत अच्छा कर रही है, कोई ख़राब कर रही है, इसी में एक नई कंपनी आ जाए, बोले भाई एक काम करो, रेट गिरा दो, रेटें गिरा दो. अल्ट्रासाउंड होता है आपके यहाँ 800 का, हम करेंगे 300 में. अब क्या होगा? आपको लेना चाहिए उस कंपनी का शेयर कि नहीं? और व्हाट इफ द डोमिनेंट प्लेयर इंक्रीजेज इट्स एडवर्टाइजिंग बजट सिग्निफिकेंटली बाय स्पॉन्सरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट? और वहीं कोई बड़ी कंपनी बोले रुको, हमारे पास इतना पैसा है कि हम धोनी को ले आएंगे, उससे ऐड कराएंगे, शाहरुख खान से ऐड कराएंगे. तो क्या उसका प्रॉफिट होगा या इसका प्रॉफिट होगा? किसकी कंपनी खरीदें हम? लेट्स अज्यूम सम एस्ट्यूट एनालिस्ट predicts that no company will misbehave. This analyst is brilliant. Okay, are we ready to invest now? मान लीजिए कोई बड़ा समझदार हिसाब किताब लगाने वाला एनालिस्ट आता है, बोलता है सारी कंपनी अच्छे से रहेंगी, नो कंपनी विल मिसबिहेव, बदतमीजी नहीं करेगी. ठीक है, तो क्या हमको अब खरीदना चाहिए? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं.
हाउ आर वी टू नो दैट द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ वेरियस टायर सेगमेंट्स दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट्स? आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर वेरियस टायर सेगमेंट्स, क्योंकि कहीं ट्रक का टायर होता है, कहीं कार का टायर होता है, कहीं मोटरसाइकिल का टायर होता है, जब यहाँ पर ऊपर नीचे प्रॉफिट प्राइस ऊपर नीचे जाएंगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी? द ट्रक सेगमेंट इज द लार्जेस्ट एंड द लीस्ट प्रॉफिटेबल। नई बात मुझे पता चली, ट्रक का सेगमेंट टायर में सबसे महंगा ट्रक का टायर होता है, सबसे ज़्यादा ट्रक के टायर बनते हैं और सबसे कम प्रॉफिट होता है उसमें, सबसे ज़्यादा बिकते हैं और सबसे कम मुनाफा होता है। वेराज टू व्हीलर टायर्स आर मोस्ट प्रॉफिटेबल बट जनरेट ओनली टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ इंडस्ट्री रेवेन्यू। और वहीं पर मोटरसाइकिल के टू व्हीलर के जो टायर होते हैं वो सबसे प्रॉफिटेबल होते हैं। मतलब एक टायर बनने में लगता होगा 1000 रुपये, बिकता है 4000 का, लेकिन वो बिकता ही कम है। टू व्हीलर कम है दुनिया में, इंडिया में। 10 इफ द ट्रक टायर सेगमेंट ग्रोज फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द टायर मार्केट द प्रॉफिट ऑफ टायर इंडस्ट्री कंपनीज विल डिक्लाइन। तो अगर मान लीजिए ढेर सारे टायर बन रहे हैं और ट्रक के टायर बनकर बिक रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदा नहीं होगा। यू आस्क द एनालिस्ट टू फोरकास्ट सेगमेंटल ग्रोथ। दिमाग खराब होते जा रहा है। आप बोलते हैं रुको रुको रुको, सुनो, अलग अलग सेगमेंट को रखो। टायर का बताओ कितनी ग्रोथ होगी, ट्रक वाली बताओ, मोटरसाइकिल की बताओ, कार की बताओ, ट्रक की अलग अलग बताओ, सेगमेंटल फोरकास्ट करो। After they have come up with the answer again and you go back to the drawing board and now you are perturbed by the uncomfortable realization since tires are highly capital intensive, they can significantly impact the debt level of a business. वो भैया आगे आपके बात बताता है इस इंडस्ट्री में फ़ायदा होगा, इसमें नुकसान होगा, इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन तब तक आपको मालूम पड़ता है भैया ये जो टायर का इंडस्ट्री है ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब बहुत पैसा लगेगा, पूंजी लगाओगे, माल खरीदोगे तभी बना सकते हो। और तब क्या होगा, जिस कंपनी का आप स्टॉक लेने वाले हो उसके ऊपर ढेर सारा डेट आ जाएगा। डेट माने लिवरेज, माने उधारी। अब पूंजी उठाया, 50 करोड़ रुपए उठा लिया बैंक से, बना दिया टायर, बेच दिया, पैसा आया, सबसे पहले कहाँ दोगे? ब्याज। अभी जाते जाते सुधीर हमसे बोल रहे थे कि सर वो ले लीजिए ज़मीन। एक ज़मीन हमने देखी है। मैंने कहा अच्छा, वो ज़मीन है 23,000 स्क्वायर फिट, मतलब 3 बीघा से थोड़ा ज़्यादा। मैंने कहा अच्छी बात है। और ज़मीन है कितने की? 4 करोड़ की है। हमने कहा बेटा हमारे पास औकात नहीं है, हमारे पास बहुत है, बहुत जोड़ जाड़ करके पापा से लेंगे, अपना भी लगाएंगे, एफडी तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे, तो हमारे पास 1 करोड़ रुपये हमारे पास इकट्ठा होगा। 50 लाख की हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे, 1.5 करोड़ की। तो अब बताओ, तो 1 करोड़ में जितना मिलेगा ले लेंगे और बनवा लेंगे। सुधीर बोलते हैं काम करिए सर, ले लीजिए, पूरा ले लीजिए 4 करोड़ का। मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? सर लोनिंग कर लीजिए, लोन तो लेते ही लोग। मैंने कहा बेटा हिसाब किताब लगाया है कि जब लोन ले लेंगे 4 करोड़ का तो ब्याज कितना जाएगा, हर महीने हम EMI कितना भरेंगे? सर सब हो जाएगा। ऐसे ही है इस कंपनी में भी। लोन, हाउ आर यू टू प्रेडिक्ट विच टायर कंपनी विल इन्वेस्ट एंड हाउ मच? आप कैसे बता सकते हो पहले से कि कौन सी टायर की कंपनी पैसा लगाएगी और कितना लगाएगी? बैक टू आवर रिसोर्सफुल एनालिस्ट। तो हम फिर से जाएंगे उस हिसाब किताब जो लगाने वाला आदमी है उसके पास। I could go on, but it gets worse or better if you are smart analyst and on overtime pay. Note that the tire example I have tried to predict the performance of a business by analyzing only GDP growth, but macroeconomic data encompasses much more comprehensive range of indicators such as employment level, exchange rate, inflation, government deficit, money supply and current account balance and many more. कह रहे हैं ये जो सब बताया मैंने आपको 3-4 बात, ये सब तो मैंने टायर की कंपनी के बारे में, टायर की इंडस्ट्री के बारे में बात की है, और जीडीपी जब बढ़ती है उसके बारे में। और सचमुच के जो चीज़ें होती हैं उसमें तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, एक्सचेंज रेट होता है, महंगाई होती है, गवर्नमेंट डेफिसिट होता है, मनी सप्लाई होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। उसको हिसाब किताब लगा करके आप कैसे दिमाग लगाओगे कि ये जो रेट बढ़ा है वो सही में बढ़ता रहेगा, ये घटा है हमेशा घटा रहेगा? हाउ कैन वी एसेस ऑल दीज फैक्टर्स इन वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर बिजनेस? आखिर हम ये सारी की सारी चीज़ें एक बिजनेस में कैसे लगाएंगे? एंड फंड मैनेजर डजेंट इन्वेस्ट ओनली इन टायर्स। और जो भी कंपनीज होती हैं इन्वेस्टमेंट की, वो खाली टायर में तो इन्वेस्ट करती नहीं है।
आर वी सपोज टू रिपीट द मेगा एक्सरसाइज अक्रॉस डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज वी ट्रैक? तो क्या हम इतना दिमाग लगा सकते हैं जैसे टायर कंपनी के ऊपर अलग और दूसरी कंपनी के ऊपर ऐसे सैकड़ों कंपनियों के ऊपर ये सब हिसाब किताब लगा सकते हैं? ऑल्सो गिवन द कनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी शुड वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मैक्रो इकोनॉमिक डाटा ऑफ अदर कंट्रीज इनटू द डिसीजन मेकिंग? और ये तो खाली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने तो ये भी सुना है कि भैया अमेरिका की वजह से भी इंडिया में रेट गिरता ऊपर नीचे जाता है, तो क्या वो भी लगाएं? आर वी रेडी टू गिव अप नाउ? कि भैया पीछा छोड़ दो, ये सब दिमाग लगाना छोड़ो। ये जो दिमाग लगा रहे हो क्या है, कौन सा है? प्रॉक्सिमेट कॉज। दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। जब भी कहीं पर कुछ होता है, ख़ास तौर से बिजनेस में, तो उसमें प्रॉक्सिमेट कॉज होता है और अल्टीमेट कॉज होता है। अरे याद है, वेरी गुड। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? तुरंत की चीज़। अब कहीं इलेक्शन कोई जीत रहा है, कहीं पर कोई आदमी इलेक्शन जैसा और कोई बड़ी चीज़, कोविड आ गया, बड़ी बड़ी न्यूज़ आई, उस चीज़ से किसी अच्छी कंपनी को स्टॉक में अगर गिर रहा है तो क्या दिमाग लगाना चाहिए? ये कह रहे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने अच्छी कंपनी को पहचान लिया है, उसको लेकर रख लीजिए, बस भूल जाइए। प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से परेशान मत होइए। जितना आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे उतना और लोग, जितना आप न्यूज़ पढ़ोगे कि हाँ इसकी वजह से ये बढ़ेगा तो इसलिए ले लो, इसकी वजह से नहीं होगा तो इसको बेच दो, उतना ही आप कंफ्यूज होगे। वी हैव सीन टू प्रॉब्लम्स विथ ट्रीटिंग macroeconomic factors as critical proximate variable. First, we notice that even big macro events like Asian financial crisis are uncorrelated with long-term stock price performance. Second, taking the example of Indian tire industry, we concluded that using proximate economic data to assess industry and company performance is very hard if not impossible. सबसे पहला कि आप कितना भी ना चाहें, किसी दूसरे देश में कुछ हो रहा है तो भी आपको इस देश में आपके स्टॉक के ऊपर फर्क पड़ेगा, और खाली शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ेगा। समझ में आया? और दूसरा, इस तरह से एक चीज़ के ऊपर माइक्रो लेवल पे दिमाग लगा पाना इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। थर्ड प्रॉब्लम, यूजिंग इकोनॉमिक डाटा इज द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ ऑल. नो वन नोज एनीथिंग. ओके, that is exaggerating a bit, but only a bit, since even expert economists are abysmal at forecasting the economy. Why should we investors squander over our time giving it any importance? बोलते हैं जो इकोनॉमिक डाटा ले करके खूब समझदार लोग फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट माने बताते हैं कि ये रेट बढ़ेगा, ये घटेगा, किसी को कुछ नहीं पता है, तो उनको जब नहीं पता तो हम भी नहीं करेंगे कुछ। I assume you will agree that an economist's most important task is forecast a recession. अब सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट मतलब जो रुपए पैसे की बहुत गहरी जानकारी रखता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अगर कोई रिसेशन आने वाला है, रिसेशन मतलब मंदी, गरीबी, जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत सीवियर रिसेशन है, श्रीलंका में बहुत गरीबी है, इस समय दोनों देशों में है, बांग्लादेश में अभी हुआ, बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर भाग गई। तो एक आदमी जो इकोनॉमिस्ट है, तो उसका काम तो ये होना चाहिए ना कि पहले से बताए कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में रिसेशन आने वाला है। वो इसी का तो डॉक्टर है। एक डॉक्टर बताता है भैया ये बीमारी है, ये मरीज़ 3 महीने ज़िंदा रहेगा या 6 महीने में मर जाएगा, ये तो डॉक्टर का काम है। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट जो होता है पैसे रुपए का डॉक्टर होता है, तो उसको बताना चाहिए कि रिसेशन कब आएगा, कैसे आएगा। This would enable the government to take the necessary steps to prevent the widespread pain and suffering. और जब इकोनॉमिस्ट बताता है तब गवर्नमेंट बोलती है अच्छा हाँ यार गरीबी आने वाली है, तो एक काम करो, इंटरेस्ट लोन पे घटा दो ताकि लोग लोन लेकर अपना काम चला सकें और जो कुछ भी करना है गवर्नमेंट कर सके। मार्च 2018 IMF published a working paper titled How well do economists forecast recession. एक पेपर पब्लिश हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, मार्च 2018 में। उसमें लिखा था इकोनॉमिस्ट कितने समझदारी से रिसेशन को फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं। द ऑथर कंपेयर्ड रियल GDP फोरकास्ट विद एक्चुअल ग्रोथ डाटा ऑफ 63 कंट्रीज फ्रॉम 92 to 2014। इसमें 63 कंट्रीज से, 63 कंट्रीज से ढेर सारा डाटा लिया गया GDP के बारे में
और ऑथर्स कौन कौन बता रहा था कि हाँ इस देश का रिसेशन नहीं आएगा, इसमें ग्रेड बढ़ेगा, इसमें नहीं घटेगा। तो 1992 से लेकर 2014 तक का डाटा लिखा गया। They showed that while GDP contracted by an average of 2.8% point during the recession, the consensus forecast for the year before the recession was growth of 3%. उस डाटा में पता चला कि जहां पर जीडीपी गिर रही थी वहां पर इकोनॉमिस्ट ने पता है क्या कहा था, बढ़ने वाली है। उल्टा ही बोला। जहां पर 2.8% पॉइंट रिसेशन आया, गरीबी आई, वहां पर ये लोग बोल रहे थे 3% ग्रोथ होने वाली है। वर्स, इवन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिसेशन द एवरेज फोरकास्ट वाज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.8% व्हेन द रियल कॉन्ट्रैक्शन वाज टर्न्ड आउट टू बी 2.8%। और सबसे बुरी बात यह है कि जितना बता रहे थे मतलब प्रॉफिट होगा, उससे तो बहुत दूर दूर तक नुकसान हुआ जो नंबर्स थे। एक आदमी है प्रकाश लोंगानी, one of the authors of IMF paper told Guardian in an interview that according to his analyst, economists had failed to predict 148 of 150 recessions. उसने बताया कि जो इकोनॉमिस्ट हैं 150 रिसेशन आया था, 150, उसमें से 148 ये लोग नहीं बता पाए। अरे जब इतने समझदार हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं और डाटा चेक कर रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए, नहीं बता पाए। The record of failure to predict recession is virtually unblemished, he said. One would have thought with the greater volume of data, more computing power and better algorithm, our ability to forecast would have improved over years. Yeah, right. The same Guardian article, Mark Pearson, the Deputy Director of Employment, Labour and Social Affairs in the Organization of Economic Cooperation and Development in the Paris said, we are getting worse at making forecast because the world is getting more complicated. Way to go, Mark. लोग मानते ये हैं कि हमारे पास पहले से ज़्यादा कंप्यूटर आ गए हैं, बड़े बड़े, पहले से ज़्यादा लोगों के पास समझ आ गई है, पहले से ज़्यादा हमारे पास डाटा है। इन सब के बाद तो कम से कम हमको फोरकास्ट करना अच्छा से आना चाहिए, बल्कि उल्टा हो गया। और ये आदमी बताता है उल्टा, पता है क्यों हुआ? क्योंकि पहले दुनिया सिंपल थी और अब दुनिया क्या हो गई? सिंपल का उल्टा कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लिकेट हो गई है, उलझ गई है। I know that many of the investors spend a lot of time poring over economic data. मुझे पता है बहुत से इन्वेस्टर्स खूब डाटा देखते हैं, कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं। Maybe they have figured out a way to factor the exchange rate movement or the external debt level of the country in their decision making. I am unable to do so. I do not know how to translate any economic indicator into prospect of the specific business. बोलते हैं भाई बाकी लोग जो भी हैं समझदार लगते हैं वो जानते होंगे, मुझे नहीं पता कि कैसे इतना ढेर सारा डाटा लेकर के मैं किसी कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट करूं, किसी स्टॉक के बारे में कुछ बता सकूं, मैं नहीं जानता हूं। वी इग्नोर। इसलिए ऑथर क्या करते हैं, जब पैसा लगाते हैं तो क्या करते हैं ये? वी इग्नोर। इग्नोर माने ध्यान नहीं देते। इस तरह की कोई चीज़ होती है, ध्यान नहीं देते। एवरी पीस ऑफ प्रॉक्सिमेट मैक्रो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी बड़े बड़े चाहे छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, हमने कंपनी खरीदी है और कोई बड़ी न्यूज़ आ रही है, हम छोड़ देते हैं, न्यूज़ छोड़ देते हैं। वी डू नॉट बिलीव दैट दीज डाटाज हेल्प अस टू असेस द अल्टीमेट सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि ये डाटा जो आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, उससे हम किसी अच्छी कंपनी को पहचान पाएंगे या हम गलत तरीके से पहचान पाएंगे। गलत ही पहचान पाएंगे, बल्कि सही तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। वी हैव नो इकोनॉमिक एडवाइजर्स, बोलते हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र नहीं है। वी डू नॉट टॉक टू इकोनॉमिस्ट्स एट बैंक और ब्रोकरेज हाउसेज, हम किसी बैंक के इकोनॉमिस्ट से या किसी बैंक के ब्रोकरेज हाउस से बात नहीं करते। एंड वी डू नॉट डिस्कस एनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन आवर टीम मीटिंग्स, और जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं अरे यार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट आ रही है, वो गवर्नमेंट आ रही है, इससे हमारा फ़ायदा होगा, घाटा होगा, हम कुछ बात नहीं करते। देयर वेटेज इन आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ अ बिग ज़ीरो। वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं दुनिया में, उनका वेटेज, उनका वजन हमारे डिसीजन में कितना होता है? बिग ज़ीरो, एक बड़ा सा ज़ीरो। ये बहुत बड़ी चीज़ कर दी इसने, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। हाँ, दिमाग लगाना है एक अच्छी कंपनी को पहचानने में, और उसमें कितना आपको इन्वेस्ट करना है उसमें, और टाइमिंग देखना पड़ेगा कि उसका रेट सही। अब जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, ज़मीनें देख रहे हैं, मैंने करीब 30-40 ज़मीन देख ली।
ये मेन जो गोला रोड है, गोला बहराइच रोड, इस पर इस तरफ रामापुर और इस तरफ कौन सा वो है चौक जहाँ से खाली हो जाता है, जहाँ उस दिन गए थे हम, उस आदमी को उठाया था, मारुति का शोरूम है उस तरफ, इस पूरे पे नहीं, देवल नहीं, ये गोला रोड की बात कर रहा हूँ, लालपुर बैरियर, हाँ, पूरे पे रेट है 4,000 से 5,000 रुपये स्क्वायर फीट। ये मैंने देख लिया है। दूसरा देवकली रोड पे 3,000 रुपये का रेट चल रहा है। इधर पीछे की तरफ जाओ, क्या पड़ता है, महवागंज। महवागंज पे जैसे ही बस्ती से बाहर निकलेंगे तो 2,000 से 3,000 का रेट चल रहा है। एक नहर की रोड है, इस पर भी 3,000 का रेट चल रहा है, 2,000 से 3,000 का रेट। जितनी भी ज़मीन देखी सब इसी रेट से चल रही है। और इस बीच में मुझे 2 ज़मीनें दिखी हैं। एक तो वो जो हम लोग पसंद कर रहे थे, इसलिए पसंद आई क्योंकि उसका रेट था 1650, सबसे कम। तो एक और हमने आज देखा है, उसका भी रेट यही है, करीब 1600। लेकिन अमाउंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा, एरिया ज़्यादा है। तो मैंने बहुत दिमाग कैलकुलेशन नहीं किया है, खाली घुमा फिरा, कॉमन सेंस से रेट समझ में आया और अपना डिसाइड किया कि मुझे कितना पैसा लगाना है। लोग लालच पे चले जाते हैं। जब कोई न्यूज़ आती है प्रॉक्सिमेट कॉज, लोग बोलते हैं नहीं यार, गहना बेच दो, ज़मीन बेच दो, एक बार में लगा दो। कोविड में सब यही कर रहे थे, बता रहा था वो कि ज़मीन बेच दिए थे लोग, रेट कम हो गए थे। स्टॉक मार्केट बड़ा खतरनाक है क्योंकि लोग प्रॉक्सिमेट कॉज के भरोसे अपनी सब कुछ उड़ा देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि सिस्टम नहीं, टाइप 1 एरर नहीं करना है। वो क्या होता है टाइप 1 एरर? कमिट करना, किसी काम के लिए कमिट करना वो काम। स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा खतरा लेना कि अगर वो खतरा सच हो गया तो ख़त्म हो जाओगे। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। उस चैप्टर का नाम था ओह बी द बम्बल बी। पिछले 30 लाख सालों से, 30 लाख नहीं, हाँ 30 लाख सालों से मधुमक्खी अभी तक ज़िंदा है क्योंकि वो देखती है अगर कहीं जान जाने वाली है तो उस जगह को ही छोड़ देती है। भले वहाँ खाने को हो, फूल बड़ा अच्छा है, उसमें से शहद मिल सकता है, जाती नहीं है। अपनी जान का खतरा लगा करके कोई खतरा लेना, ये है टाइप 1 एरर। ये नहीं करना चाहिए आपको। जहाँ खतरा लगे छोड़ दो। जैसे एक बड़ी अच्छी ज़मीन है यहाँ पर 800 रुपये की, 1,000 रुपये की, मात्र 1,000 रुपये की, वही जो हम देख कर आए, 1200 बोला था, 1,000 मिल जाएगा, लेकिन उस पर नोटिस आया हुआ है, तुम नहीं लेंगे भैया। हाँ, टाइप 1 यूज़ किया हमने। और अगर ले लेंगे, नहीं मिल रही, सही बात है। और अगर ले लेंगे और हम बना ही नहीं पाएंगे, डॉक्टर साहब लेकर के परेशान हैं। डॉक्टर सुनील हमारे एक दोस्त हैं, सर्जन हैं, उनका 10,000 स्क्वायर फीट ले चुके हैं। मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, उसका आपने लिया, वो उसका नक्शा पास हो जाएगा। उनको भी सेम नोटिस आया जो हमको नोटिस आया। कारण बताओ नोटिस कि इसमें आपने बिल्डिंग कैसे बना ली, अनाधिकृत आपने निर्माण कर लिया है, जबकि वहाँ तो कोई निर्माण भी नहीं हुआ है, खाली वो लगी हुई है, प्लॉटिंग हो रखी है, कुछ निर्माण नहीं हुआ है, फिर भी नोटिस आया हुआ है। तो ऐसी जगह पर काहे को हाथ डालें भाई। तो सिर्फ टाइप 1 एरर नहीं करना है, टाइप 2 एरर कर दीजिए। टाइप 2 एरर मतलब कहीं पर बड़ा फ़ायदा है लेकिन वो जग गए तो हम मर सकते हैं, तो उस फ़ायदे को छोड़ दो। ये था आज का वीडियो। इसका नाम था मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉज, प्रॉक्सिमेट मैक्रो इकोनॉमिक कॉज। मतलब बड़े बड़े न्यूज़ जो आते हैं देशों से, उसके भरोसे आप कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को मत जज करिए।